Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic, the law of limitation. So the law of limitation plays a very crucial role for the functioning of banks and financial institutions, especially अगर कोई borrower जो है वो बैंक के लोन में डिफॉल्ट करता है, सो देयर इज अ सर्टेन पीरियड जिसके अंदर अंदर बैंक लीगल एक्शन ले सकता है उस borrower के अगेंस्ट. वो जो पीरियड है वो लिमिटेशन पीरियड होता है. ठीक है, तो वही पीरियड के अंदर सूट फाइल करना है, अपील फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करना है, उसी टाइम के अंदर करना है. मान लो आपका मेरा झगड़ा हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आप 15 साल बाद उठ के मेरे अगेंस्ट केस करेंगे. आपको वो लिमिटेशन पीरियड देखना पड़ेगा कि लीगली जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो कितना पीरियड प्रोवाइड कर रहा है. अलग अलग टाइप के केसेस के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड होता है. सो बैंक्स को जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो विद इन दैट पीरियड स्टार्ट करना होता है, ताकि वो अपना जो राइट है, लीगल राइट है अपनी डेट को रिकवर करने का, वो खो ना दे. तो कंटिन्यूसली बैंक वालों को लोन अकाउंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है. कहीं पे भी डिफॉल्ट हो, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर ना हो जाए. ठीक है, एनी सूट, एनी एप्लीकेशन और एनी अपील फाइल्ड आफ्टर दैट पीरियड वो डिसमिस हो जाएगी. चाहे सामने जो डिफेंस है, जो सामने का डिफेंस लॉयर है, वो चाहे ये बात उठाए भी ना, ये मुद्दा उठाए भी ना कि सर लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो चुका है, तब भी आपकी जो अपील है या जो सूट है वो डिसमिस कर दिया जाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन पीरियड, कि वो टाइम पीरियड कितना क्रूशल है. ठीक है, तो सूट फाइल करना कब माना जाएगा? जब वो प्लेंट यानी कि जो फॉर्मल स्टेटमेंट होती है क्लेम की इज प्रेजेंटेड टू द अप्रोप्रिएट ऑफिसर. ठीक है, तब माना जाता है कि आपने सूट फाइल कर दिया. जब आपने एक्चुअल वो जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है आप अप्रोप्रिएट ऑफिसर के पास जाके बैंक वाले जमा करवा देंगे, तब मान लिया जाएगा कि आपने सूट फाइल कर दिया है. ठीक है, अब मान लो बैंक वाले मेरे खिलाफ सूट फाइल कर देते हैं कि इसने लोन में गड़बड़ी कर दी, इसने लोन में डिफॉल्ट कर दिया. अब मैं भी अपना कुछ क्लेम रखूंगी, उन्होंने जो मेरे खिलाफ केस करा है, मेरा भी अपना मैं पक्ष रखूंगी, वो मेरी तरफ से सेट ऑफ होगा. ठीक है, सो सेट ऑफ इज ट्रीटेड एज इंस्टीट्यूटेड ऑन द सेम डेट एज अ सूट इन विच इट इज प्लीडेड. तो उसके बाद एक तो सेट ऑफ होगा कि बैंक ने मेरे खिलाफ कुछ बोला, मैंने अपना सेट ऑफ रखा. एक होता है काउंटर क्लेम, कि बैंक ने मेरे अगेंस्ट केस किया, क्लेम रखा, मैंने एक अलग चीज लाके बैंक के खिलाफ क्लेम कर दी, इंडिपेंडेंट क्लेम कर दिया. मैं डिफेंडेंट हूं, बैंक वाले प्लांटिफ हैं, तो मैंने कोई एक अलग से काउंटर क्लेम कर दिया. ठीक है, तो जिस दिन मैं फाइल करूंगी केस में काउंटर क्लेम कोर्ट में, उसी दिन से उसका पीरियड शुरू हो जाएगा कि हाँ इसने सूट फाइल कर दिया है. अगर मान लो कि जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है वो एक 26 जनवरी को आखिरी दिन है जब मैं केस फाइल कर सकते हैं, बैंक वाले मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी को क्लोजिंग डे है, तो नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा उस दिन फिर बैंक वाले केस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास आखिरी दिन है 26 जनवरी, लेकिन 26 जनवरी को तो कोर्ट बंद है, तो वो 27 जनवरी को अपना सूट फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन या अपील फाइल कर सकते हैं. ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार प्रिस्क्राइब्ड पीरियड खत्म होने के बाद भी कभी कभी कोर्ट्स जो हैं आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास सूटेबल रीजन है कि आपने क्यों टाइम पे लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपना सूट फाइल नहीं किया. तो लिमिटेशन पीरियड शुरू कब से होता है? द डे फ्रॉम विच द लिमिटेशन पीरियड इज टू बी रेकन्ड इज एक्सक्लूडेड. तो जो पहला दिन होगा ना, उसे कैलकुलेशन में एक्सक्लूड किया जाता है. मान लो किसी चीज के लिए लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, तो जो पहला दिन होगा उसे कैलकुलेशन से हटा दिया जाएगा. जब अपील की जाती है, जिस दिन जज अपना प्रोनाउंस करता है, वर्डिक्ट करता है, प्रोनाउंस करता है, उसके बाद मेरे पास जो कोर्ट की हेयरिंग की जो भी उन्होंने बोला है उसका कॉपी आने में टाइम लगेगा, ऑर्डर आने में मुझे टाइम लगेगा. तो वो जज ने अपनी बात रखी, ऑर्डर पास किया, ऑर्डर की कॉपी मेरे आने तक मान लो 3 दिन लग गए, तो वो टाइम पीरियड भी लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में से माइनस कर दिया जाएगा. ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर और द अवार्ड इज एक्सक्लूडेड. सेंटेंस डिक्री, जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं आया मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, तो वो वाला जो टाइम होगा ना उसे हटा दिया जाता है. अगर बीच में कभी भी कोर्ट स्टे ऑर्डर लगाता है, इंजंक्शन ऑर्डर लगाता है, विड्रॉ करता है इंजंक्शन ऑर्डर, वो सारा टाइम पीरियड भी हटा दिया जाएगा. ठीक है, कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जो सूट फाइल करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेने का जो टाइम पीरियड है सारा, वो भी कैलकुलेशन में से हटा दिया जाएगा. जिस जिस समय डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है, अब बैंक ने केस तो मेरे खिलाफ करना है, तो जितना जितना टाइम मैं इंडिया से बाहर हूं वो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेशन करने में से माइनस कर दिया जाएगा.
ठीक है। अब क्या ऐसे कोई इंस्टांसेस है जहां से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो सकता है? तो हो सकता है। पहला है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। मान लो कल मेरा लिमिटेशन पीरियड जो है मेरे खिलाफ जो केस करने का बैंक का खत्म हो रखा है, मैंने बैंक से 20 लाख का लोन लिया था, मैंने चुकाया नहीं, बैंक अब मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहता है, कल लिमिटेशन पीरियड खत्म होने वाला है, वो आज एक्शन ले सकते हैं मेरे अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं आज वो पीरियड खत्म होने से पहले, सूट फाइल होने से पहले रिटर्न में बैंक के सामने ये एक्नॉलेज कर दूं कि यस मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी कर ली इन राइटिंग, तो फिर जब मैंने वो राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट दी, वहां से फिर नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom the property or right is claimed and by someone through whom that the party derives the title of the liability। तो मैं लिख के प्रॉपर साइन करके बैंक वालों को दूंगी। जब मैंने साइन कर दिया, एक्नॉलेजमेंट कर दी, तब से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मेरा 20 लाख का लोन है, मैंने 1 लाख रुपए चुका दिया बीच में से, तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड अगर मैंने कोई पेमेंट कर दी, डेट में कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, मेरे एजेंट ने कुछ पेमेंट कर दिया, तो डेट ऑफ पेमेंट से 20 लाख में से मान लो मैंने 2 लाख चुका दिया आज, तो आज से फिर नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो डेट में से कुछ भी मैंने पे कर दिया, लेकिन डेट की डेफिनेशन में कोई पेनल्टीज, कोर्ट की जो डिक्रीज वाली जो चीजें होती हैं वो बीच में नहीं आती कि कोर्ट में केस चला गया, तब कोर्ट ने मुझे ऑर्डर किया कि बैंक को पे करो, वो सब डेट की कैटेगरी में नहीं आता। कोर्ट केस से पहले पहले अगर मैं कुछ पे कर दूं, और करंट अकाउंट वगैरह को लेके जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो द लिमिटेशन पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लास्ट ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड। तो करंट अकाउंट को लेके अगर लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना है, तो मान लो मैंने आखिरी एंट्री करी थी अगस्त 21 को, तो 31 अगस्त 21 2024 को मेरी आखिरी एंट्री थी, तो 31 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। यहां से फिर मेरा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। करंट अकाउंट के केस में जिस साल आखिरी ट्रांजैक्शन की जाती है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर जब से क्लोज होता है, तब से फिर लिमिटेशन पीरियड होना स्टार्ट हो जाता है। तो अलग अलग टाइप के केसेस के लिए ना अलग अलग लिमिटेशन पीरियड है। आपको ये पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसे रीड कर सकते हो एक एक बार। अब ज्यादातर केसेस में देखो लिमिटेशन पीरियड 3 साल है, मैंने रेंट नहीं पे किया, मैंने लोन नहीं पे किया, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट नहीं किया, मैंने प्रोमिसरी नोट का पेमेंट नहीं किया, तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। ठीक है। ये देखो प्रोमिसरी नोट है मॉर्टगेज का, जहां पे देखो मॉर्टगेज वाला यहाँ पे 12 है, यहाँ पे फोरक्लोजर है 30 इयर्स है, यही सबसे ज्यादा है। पेपर में ये वाला आया था क्योंकि 30 इयर्स अलग से चमकता है ना, कि बाकी सारे 3-3 साल के हैं, ये 12 और ये 30 साल का है। तो मोर्टगेज जहाँ पे फोरक्लोजर है वहां पे 30 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। अपील करनी है, अगर आपको लोअर कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करनी है, तो 90 डेज का लिमिटेशन पीरियड होता है। तो इस तरीके से आप ये एक बार रीडिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हल्का हल्का रीडिंग ले लेना। देखो ये याद रखना, ज्यादातर में 3 इयर्स है, एक दो में जहां पे 30 इयर्स 12 इयर्स है उनकी अलग से रीडिंग कर लेना, कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री 12 इयर्स है, सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड। अगर इस लिस्ट में देखें, अगर कोई आपका ऐसा टाइप का केस है जो इस लिस्ट में फॉल ही नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया जाता है कि 30 इयर्स वहां पे भी लिमिटेशन पीरियड होगा। बाकी हर जगह देखो 3 इयर्स 3 इयर्स। अगर आपको लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपर कोर्ट में अपील करनी है, 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड रहता है। ठीक है। चलिए अब इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग provisions under the Limitation Act 1963 is or are correct? If the limitation period expires on a day when the court is closed, the suit can be filed on the day that the court reopens। बिल्कुल सही है, मैंने बोला था कोर्ट अगर क्लोज है तो अगले दिन पे शिफ्ट हो जाएगा आपका लास्ट लिमिटेशन पीरियड का डे, तो उस दिन आप कर सकते हो नेक्स्ट डे। अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिंस when a written acknowledgement of a liability is signed before the expiration of the prescribed limitation period। तो बिल्कुल सही है, अगर आप अपनी लाइबिलिटी का रिटर्न में एक्नॉलेज कर दो कि हाँ मेरी देनदारी बनती है बैंक के प्रति, तो वहां से नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ डिग्री सेंटेंस और ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन द लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील्स। नहीं, एक्सक्लूडेड है। जितना टाइम मुझे कोर्ट के डिग्री या सेंटेंस या ऑर्डर की कॉपी लेने में लगा है, वो बीच में एक्सक्लूडेड रहेगा। तो ये आपका गलत है, तो 1 और 2 ए यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।